गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग यहाँ PW ओनली आईएएस के आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोग सोसाइटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और अभी फिर से करेंगे। होपफुली आप टेलीग्राम ग्रुप के पार्ट बन चुके हो, जो ऑलरेडी है आप क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चंस हमारे आंसर राइटिंग चैलेंज में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो आपको कमेंट में मिल जाएगा उसका लिंक, आप उसको ज्वाइन करिए और अपने आंसर्स डालिए। आंसर्स को प्रिफरेबली PDF फॉर्मेट में डाला करिए। डायरेक्ट पिक लेने से वो क्या शेयरेबल नहीं होता है, उसको देखने में समस्या होती है। तो अगर आप PDF फॉर्मेट में डालेंगे तो वो बेटर होगा, ठीक है। अभी कल मैं खुद को पता, मैं नितिन गौतम हूँ, मैं इंडियन सोसाइटी हिस्ट्री और सोशलॉजी का फैकल्टी हूँ PW ओनली आईएएस में, ठीक है। ऑफलाइन में मेरी क्लास चलती है, अभी ऑनलाइन इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट अभी ये आपके साथ डिस्कशन करने के लिए मेरे को बोला गया है। तो आज सेकेंड आपका डे है इंडियन सोसाइटी का, और अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं सीधे, ठीक है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे हिंदी में बोल रहे थे कि सर हिंदी में भी बता दीजिए। हिंदी में मैं बात कर सकता हूँ, बट एकेडमिकली इंग्लिश मीडियम है मेरा, तो मैं एकदम से हिंदी में कंप्लीटली डिस्कस करने में असक्षम हूँ, हिंदी में यदि बताऊँ तो, ठीक है। इंग्लिश में ही ज़्यादा रहेगा, हिंदी एज सच मेरा कोर एरिया नहीं है। मैं समझाता ज़रूर हिंदी में हूँ, बट एकेडमिक चीज़ें हिंदी में डिस्कस करना, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। अभी चले क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है भाई? इवेलुएट करना है क्या? द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, ओके, इन इंडिया। हाउ डू द ट्रेंड्स डिफर इन अर्बन एंड रूरल मार्केट्स? अर्बन और रूरल मार्केट में ऐसे ज्यादा ट्रेंड डिफर नहीं कर रहा है। देखा जाए तो रूरल मार्केट भी अर्बन इंडिया को फॉलो कर रहा है, इट्स जस्ट अ लैग। अर्बन इंडिया जो आज कर रहा है, रूरल इंडिया 5 साल बाद 3 साल बाद कर रहा है। ऑलमोस्ट कनेक्ट हो चुका है रूरल और अर्बन इंडिया में, इट्स ऑलमोस्ट कनेक्टेड, ठीक है। जो अर्बन इंडिया में होता है वो धीरे धीरे रूरल इंडिया में वो वैल्यूज चले ही जाते हैं, अभी तक देखा गया है। इवेलुएट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कंज्यूमर को क्या चाहिए? कंज्यूमर के बिहेवियर में ग्लोबलाइजेशन से कुछ कुछ बदलाव आ रहे हैं, वही आपको एनालाइज करने बोला जा रहा है। तो अगर कंज्यूमर के बिहेवियर की बात करेंगे तो सबसे पहले एक कल्चर आ रहा है, कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म यानी मटेरियलिस्टिक कल्चर इंडिया में स्ट्रांग हो रहा है। मटेरियल, इंडिया जनरली इज नोन फॉर स्पिरिचुअल कल्चर। इन ट्रेडिशनल इंडिया अगर आप देखोगे तो स्पिरिचुअलिटी का ज्यादा माहौल था या नहीं था पता नहीं, बट बोला यही जाता है कि इंडिया वाज मोर स्पिरिचुअल देन मटेरियल। बट अभी मटेरियलिस्टिक कल्चर आ रहा है। मटेरियलिस्टिक कल्चर में क्या होता है? शो ऑफ के लिए सामान खरीदे जाते हैं कि नहीं? अरे खरीदते हो कि नहीं? बाइक, हीरो होंडा स्प्लेंडर की जगह कौन सा लेने का मन करता है? बुलेट लेने का मन करता है। क्यों भाई? शो ऑफ करना है। शो ऑफ को क्या बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में? कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, दिखावे वाला कंजम्पशन करना है आपको। वर्ड लिख लो अगर नहीं पता है, उम्मीद है कि नहीं ही पता होगा। इसलिए कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, दिखावे वाला कंजम्पशन आप करते हो मार्केट से। पहला कंज्यूमर बिहेवियर में ये चेंज है। दूसरा अगर मैं देखूंगा ब्रांड कॉन्शियसनेस, ये भी क्लियरली दिख रहा है इंडियन मार्केट में। ब्रांड कॉन्शियसनेस है कि नहीं? साधारण कपड़े नहीं पहनोगे, कपड़े के ऊपर एक टैग लगा दूंगा तो वो कपड़ा आपको पसंद आने लगेगा, तो वो क्या है? ब्रांड कॉन्शियसनेस। इंडियंस ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर में क्या चेंजेस है? सर्विस का डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि नहीं? सर्विस का डिमांड्स, अरे जो जो आपकी जिंदगी की जरूरतें हैं वो आपको मैन्युफैक्चरिंग करके दे देता है, करके देता है कि नहीं? कपड़ा मिल गया, खाना मिल गया, चलो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कपड़ा, खाना, ये वो, गाड़ी घोड़ा, जितना चीज चाहिए आपको मिल जाता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद सर्विस सेक्टर का इकोनॉमी बहुत एक्सपैंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज के डिमांड भी बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट कर रहे हैं। सबको नए लाइफ में क्या चाहिए? कंफर्ट चाहिए। तो खाना किससे चाहिए भाई? जोमैटो से चाहिए, स्विगी से चाहिए, घर पे बैठे रहेंगे ऑर्डर करेंगे आ जाए। कैब चाहिए एक क्लिक पे। तो ये क्या सर्विस मार्केट को ग्रोथ देता है, और इसके पीछे ग्लोबलाइजेशन एक मेजर फैक्टर रहा है कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। दूसरा अगर मैं देखूं
तो न्यू मार्केट्स भी बन रहे हैं, न्यू डिमांड्स जो पहले नहीं होते थे। एक तो सर्विस वाला बता दिया, कुछ न्यू डिमांड्स भी हैं, जैसे हेल्दी फूड का मार्केट चल रहा है आजकल। हेल्दी फूड देख रहे हो, आजकल लोग आम अमरूद छोड़ के कीवी खा रहे हैं। कीवी पहले इंडिया में खाते थे लोग, नहीं खाते थे। आजकल ये नया चोचला कौन फैलाया है? ग्लोबलाइजेशन फैलाया है। हेल्दी फूड का नया मार्केट बन गया है, ठीक है। और अगर दूसरा चीज बोलूं, न्यू डिमांड्स का एक और एग्जांपल देख लो, एनर्जी ड्रिंक का आजकल नया मार्केट इंडिया में बन रहा है या नहीं? बिल्कुल बन रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन पहले के मार्केट को भी अफेक्ट करता है, कंज्यूमरिज्म का कल्चर भी लाता है, ठीक है। सर्विस इकोनॉमी को भी बूम देता है, तो वो भी कंज्यूमर बिहेवियर में सर्विस का डिमांड बढ़ता है। और अगर मैं बोलूं तो कुछ नए डिमांड्स भी आते हैं जो पहले नहीं थे। साथ में ब्रांड कॉन्शियसनेस, ये बताया ही, ठीक है। ये मेजर चीजें आपको आंसर में लिखनी है, ठीक है। तो अब इसमें देख लो, प्रोलिफरेशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड, वही जो बताया, ब्रांड कॉन्शियसनेस आ रहा है। ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट है। ई कॉमर्स अगर यहां देखोगे तो मैं सर्विसेज वाला जो पॉइंट बताया उसमें ई कॉमर्स कंज्यूमर बिहेवियर अगर आप देखोगे तो वही, अब इजी चाहिए, लोगों को मेहनत नहीं करना है, घर पे बैठे एक क्लिक डालो सब कुछ आ जाए, अभी बताया। तो वो ई कॉमर्स आप सर्विसेज सेक्टर के ग्रोथ से लिंक करना है इसको, कि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हुआ है और ई कॉमर्स का ग्रोथ इंडिया में बहुत हेविली हो रहा है, ठीक है। अब ये इनकम सोर्सेस के कारण, अब इसको, ये कौन सा पॉइंट है मेरे को समझ नहीं आया, मैं इसकी जगह कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन बोलूंगा। अरे सबके पास पैसा आ रहा है, सबको दिखावे के लिए सामान खरीदना है कि नहीं, छोटा फ्रिज नहीं बड़ा फ्रिज चाहिए, छोटी गाड़ी नहीं बड़ी गाड़ी चाहिए, है कि नहीं। कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन दिखाना है कि नहीं। और हेल्थ एंड फिटनेस अवेयरनेस अभी बताया भाई, नया मार्केट बन रहा है। और आ जाओ, चलो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक तरह का नया मार्केट है, न्यू मार्केट भी है, सर्विस सेक्टर के ग्रोथ में भी हेल्प करता है, ठीक है। और डायरेक्टली लिंक्ड है ई कॉमर्स से, ठीक है। और ये एक और चीज है, ट्रैवल एंड टूरिज्म ग्रोथ। ट्रैवल एंड टूरिज्म ग्रोथ ग्लोबलाइजेशन कारण क्यों हो रहा है? देखो, ग्लोबलाइजेशन के एक्सपैंड करने के पीछे बहुत फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये आंसर राइटिंग है तो मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता हूं आपको, बट अगर आप पढ़े होगे या कहीं भी पढ़े होगे, मेरे से क्या कहीं भी पढ़े होगे, तो ग्लोबलाइजेशन के एक्सपेंशन के पीछे एक बड़ा फैक्टर आईसीटी है, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, है कि नहीं। वेरी गुड, नहीं भी पता है तो वेरी गुड, सुन लो, इंटरनेट टेक्नोलॉजी होता है एक मेजर फैक्टर जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन एक्सपैंड कर रहा है। अब इंटरनेट अगर देखोगे तो इससे मास मीडिया और सोशल मीडिया आता है कि नहीं, मास मीडिया, सोशल मीडिया, अरे यूट्यूब, रील देखते हो या नहीं देखते हो, अपना टाइम पास करते हो कि नहीं, जिंदगी में करते हो, रील देखते हो, रील से नई नई चीजें सीखते हो कि नहीं, बिल्कुल सीखते हो, रील से नई नई जगह देखते हो। तो रील एक नया कल्चर देता है, इंटरनेट एक नया कल्चर क्रिएट करता है। इस कल्चर में कंजम्पशन भी है, मेटेरियलिस्टिक कल्चर, पैसा को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, मेटेरियलिस्टिक। और साथ में ये नई नई चीजों का फैसिनेशन भी देता है, जिससे ट्रैवल बढ़ता है, न्यू गुड्स बढ़ते हैं, न्यू लाइफस्टाइल बढ़ता है। तो ये एक नया कल्चर बनाता है इंटरनेट, ठीक है। और इसी के थ्रू अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको ये सारा मुद्दा समझ आ जाएगा कि भाई लोग इधर उधर का फोटो देखते हैं रील्स में, केरला में देखे हाथी नहाया जा रहा है, मन कर रहा है अब केरला जाने का, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म भी बढ़ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं। डिफरेंसेस इन कंज्यूमर बिहेवियर इन अर्बन एंड रूरल मार्केट्स। मैं क्या बताया, जितने भी पॉइंट्स आप देखोगे उसमें क्या होगा कि रूरल मार्केट इनिशियली ट्रेडिशनल था, ये मॉडर्न हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट रूरल मार्केट भी इसको फॉलो कर रहा है। ट्रेडिशनल मार्केट, रूरल जो गांव है आपका, गांव भी अब शहरों की तरह धीरे धीरे होता जा रहा है। यानी अगर मैं बोलूंगा अर्बन मार्केट और रूरल मार्केट में डिफरेंशिएट कर दें तो केवल जो जो पॉइंट्स बताया गया, मान लो ब्रांड अवेयरनेस, तो यहां ज्यादा होगा, यहां कम होगा, ठीक है। उसके बाद शॉपिंग चैनल बोलोगे, यहां ऑनलाइन शॉपिंग चल रहा है, यहां पे रिटेल नॉर्मल जो पुराना ट्रेडिशनल फॉर्मेट था वो चल रहा है। बट ई कॉमर्स की भी स्टार्ट हो चुकी है, जियो जब से सबको फ्री में इंटरनेट दिया है, पहले दिया था पैसे लगा दिया बट पहले दिया था, ठीक है। तो ई कॉमर्स
गांव में भी पहुंच रहा है, बट इससे पीछे है। तो इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। जैसे ही मैं अर्बन और रूरल बोलूं, जो जो पॉइंट्स अभी अपन पढ़े उसी को बता देना है कि अर्बन एरिया में ये हो चुका है, गांव में ट्रेडिशनल चीजें अभी भी चल रही हैं, बट हम धीरे 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 क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं किसको, अर्बन एरियाज को। तो धीरे धीरे गांव भी अर्बन एरियाज की तरह बिहेव करना चालू कर दिया है। चल लेते हैं भाई आगे, और इस सवाल में ज्यादा कुछ है नहीं, आ जाओ इस पे। पूछा जा रहा है टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक रीजनलिज्म एक्सरबेट्स कम्युनल टेंशन, डिस्कस विद स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। क्या बोला जा रहा है, रीजनलिज्म, तो डेफिनेशन इसका इंट्रो में लिख दोगे। रीजनलिज्म क्या है, टू मच लव एंड एफिलिएशन फॉर योर रीजन, यही रीजनलिज्म है। जब ये एक्सट्रीम हो जाता है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीजनलिज्म जो है किस हद तक कम्युनल टेंशन को बढ़ावा देता है। तो रीजनलिज्म, इसका आंसर क्या होगा, रीजनलिज्म कम्युनलिज्म को 100% बढ़ावा देता है, लेकिन अकेला रीजनलिज्म कम्युनलिज्म को आंसर नहीं देता है। तो दो पार्ट में आप क्या लिखोगे, हाउ रीजनलिज्म प्रमोट्स कम्युनलिज्म, और सेकेंड पार्ट में लिखोगे अदर फैक्टर्स विच कैन कॉज कम्युनलिज्म। या ये इस तरीके से लिख सकते हो, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रीजनलिज्म कम्युनलिज्म फैलाता है, ये एक पार्ट हो जाएगा। दूसरे पार्ट में हो जाएगा कि कुछ केसेस में रीजनलिज्म कम्युनलिज्म नहीं फैलाता। दो तरीके से आंसर लिखा जा सकता है। आपसे पूछा जा रहा है किस हद तक रीजनलिज्म कम्युनलिज्म फैलाता है, तो आप क्या बताओगे, रीजनलिज्म कम्युनलिज्म फैला सकता है 100%, नो डाउट, बट हर केस में नहीं फैलाता है। कुछ कुछ केस में रीजनलिज्म सच में भी उठाया जाता है ताकि वहां डेवलपमेंट हो सके, या स्पेसिफिक कल्चरल लव होता है अपने एरिया के लिए। जरूरी नहीं है कि उससे मैं दूसरे से कंफ्लिक्ट में ही आ जाऊं। तो सेकेंड पार्ट आंसर का आपको लिखना है कि रीजनलिज्म नेसेसरली कम्युनलिज्म लीड करेगा, ये गलत बात। हमेशा रीजनलिज्म से कम्युनलिज्म हो ऐसा नहीं है, बट रीजनलिज्म से कम्युनलिज्म 100% डेफिनेटली हो सकता है। अब रीजनलिज्म से कम्युनलिज्म कैसे होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो यहीं आ जाते हैं। रीजनलिज्म कम्युनलिज्म कैसे फैलाता है। देखो, रीजनलिज्म बहुत सारे फैक्टर्स पे उठ सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे रीजनलिज्म आ सकता है। दो चार बता दो, इंडिया में रीजनलिज्म किस किस फैक्टर कारण है। एक है डेवलपमेंटल डेफिसिट। डेवलपमेंटल डेफिसिट है, अरे देश का सारा एरिया बराबरली डेवलप थोड़ी है, कोई एरिया ज्यादा डेवलप्ड है, कोई एरिया कम डेवलप्ड है। जो कम डेवलप्ड है उसमें ये फीलिंग नहीं आ सकता है कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है इस देश में, और क्या उस केस में उनमें नफरत नहीं जनरेट हो सकता है किसी दूसरे कम्युनिटी में, बिल्कुल। तो डेवलपमेंटल डेफिसिट ये एक फैक्टर हो सकता है जिससे रीजनलिज्म आए। दूसरा चीज क्या हो सकता है, कल्चरल थ्रेट। कल्चरल थ्रेट मतलब मान लो मैं एक एरिया में रहता हूं, मेरे को लगता है बाहर के लोग यहां आएंगे तो मेरा कल्चर खराब हो जाएगा, तो क्या इस केस में मैं बाहर के लोगों के खिलाफ हो जाऊंगा? क्या इससे मेरे अंदर नेटिविस्टिक टेंडेंसी, सन ऑफ द सॉइल टेंडेंसीज आने लगेंगे कि बाहर के लोगों को भगाओ, अपने लोगों के यहां रखो ताकि अपना कल्चर खराब ना हो? तो कल्चरल थ्रेट भी हो सकता है। तीसरा क्या है, रिलेटिव डिप्राइवेशन, जो अभी बताया आपको वही है रिलेटिव डिप्राइवेशन, कि मेरे को रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील हो सकता है बाकी लोगों से, उससे भी मेरे मन में नफरत पनप सकती है किसी और के लिए, तो उससे भी कम्युनलिज्म का जन्म हो सकता है। और रीजनलिज्म क्या कर सकता है भाई, और रीजनलिज्म एक और चीज क्या कर सकता है, रीजनलिज्म के कारण अभी जैसे मान लो कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते हैं बहुत टाइप के। कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिया में एक दो बता दो। जैसे इंटर वाटर डिस्प्यूट है कि नहीं, इंटर वाटर डिस्प्यूट, इंटर वाटर डिस्प्यूट है, अरे रिवर वाटर डिस्प्यूट, इंटर वाटर लिख रहा हूं, रिवर वाटर डिस्प्यूट है, इंटर क्यों लिख रहा हूं मैं भाई, ध्यान दो, कहां ध्यान है आपका, रिवर वाटर डिस्प्यूट, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं बिल्कुल। तो रीजनलिज्म के कारण वहां कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। एक अभी लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट भी हुआ है। लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट अगर आप करंट वरेंट पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हालांकि उम्मीद कम है बट पढ़ना पड़ेगा भाई,
तो पढ़ते यदि हो, मैं मान ले रहा हूं कि आप पढ़ते हो, तो उस केस में आपको पता होगा कि अभी महाराष्ट्र और कर्नाटक में कुछ एरियाज को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि ये हमारे राज्य का हिस्सा है, ये हमारे राज्य का हिस्सा है। इससे जस्ट पहले असम मेघालय में भी हुआ था, जहां गोली चलाई गई थी दोनों स्टेट पुलिस से एक दूसरे पे, जिसमें पुलिस वालों का डेथ भी हुआ था। उसमें भी लैंड के लिए कॉन्फ्लिक्ट था। तो रीजनलिज्म के कारण कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट हो सकता है, और कॉन्फ्लिक्ट से जो आप बोलते हो दो ग्रुप्स में नफरत फैल सकता है। कम्युनलिज्म मतलब दो कम्युनिटी के बीच रिलेशनशिप खराब होना, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो और रीजनलिज्म के अब पॉइंट्स देख लेते हैं और कहानी जल्दी क्लोज करते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट रीजनलिज्म कम्युनल टेंशन फैला सकता है? बिल्कुल फैला सकता है। सबसे पहला ये पॉइंट दिए हैं रिसोर्स कंपटीशन, बिल्कुल सही। मान लो किसी एरिया में जितने भी आपके देश के हिस्सा हैं उसमें सब में रिसोर्स को लेके कंपटीशन है कि नहीं? अरे रिसोर्स को लेके कंपटीशन है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कुछ नहीं पढ़ते हो लगता है बाबू, ठग रहे हो। नहीं पढ़ते हो क्या? सच सच बता दो। देखो रिसोर्स कंपटीशन, ठीक है, अरे पढ़ते हो, मजाक कर रहा हूं, घबराओ मत। रिसोर्स कंपटीशन क्या है? रिसोर्स कंपटीशन में अगर देखोगे तो अभी जब 15th फाइनेंस कमीशन का गठन हो रहा था, 15th फाइनेंस कमीशन का गठन हो रहा था, वहां साउथ स्टेट्स एक साथ आ गए थे कि भाई नॉर्थ को ज्यादा पैसा जा रहा है क्योंकि उनका पॉपुलेशन ज्यादा है। तो पॉपुलेशन एज अ क्राइटेरिया मत लाइए नया वाला, पुराना पॉपुलेशन रखिए। वहां पे क्या सेम रिसोर्स के लिए कंपीट किए, और क्या ये रीजनल डिवाइड जनरेट कर सकता है? 100% जनरेट कर सकता है। ठीक है, और रिसोर्स कंपटीशन का एग्जांपल देख लो, अपने बिहार वाले भाई लोग हैं, अपने आंध्रा तेलंगाना वाले भाई लोग हैं, आंध्रा वाले भाई लोग हैं, ये क्या बोल रहे हैं? विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, राज्य के लिए विशेष दर्जा चाहिए हमको। ठीक है, विशेषता क्या है नहीं पता, बट विशेष दर्जा चाहिए। क्यों? रिसोर्स कंपटीशन, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स सेंटर से लो। क्या इसके कारण दो लोगों, अरे ये दो एग्जांपल दे रहा हूं, हर स्टेट कोशिश करती है, हर स्टेट हर रीजन चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस मिले बाकियों से। ठीक है, तो रिसोर्स कंपटीशन से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है, 100% जनरेट हो सकता है। हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, ठीक है, हिस्ट्री में भी कोई चीज हो सकते हैं जिससे लड़ाई हो सकती है। अरे जैसे सुने होंगे ओडिया बंगाली, ओडिया वर्सेस बंगाली, इस देश में थोड़ा एक दूसरे से थोड़ा सा चलता है इनका मामला, एक एग्जांपल दिया, और भी मामले हैं देश में। तो इसमें क्या हिस्ट्री के बेसिस पे, इतिहास से ही दोनों में थोड़ा पंगा चलता है। ऐसा सच कोई मेजर पंगा नहीं है, बट अंदर भरा हुआ है एक दूसरे को लेकर। तो हिस्टोरिकल ग्रीवेंस भी हो सकता है, रिसोर्स कंपटीशन हो सकता है, एथनिक आइडेंटिटी, वही जो कल्चर बोला, कल्चर को लेके भी हल्ला हो सकता है, लैंग्वेज को लेके हल्ला हो सकता है, और मैं क्या बताया भाई, 2-3 बता दिया था। हाँ, ये माइग्रेशन के कारण क्या होता है भाई, वही कल्चरल थ्रेट भी होता है। कोई आ गया बाहर से तो लगता है ओ भाई हमारा नौकरी खा जा रहा है, तो जॉब थ्रेट भी होता है, इनसिक्योरिटी भी होती है, सन ऑफ द सॉइल टेंडेंसी भी आता है, सन ऑफ द सॉइल कि हम यहाँ के लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं, भगाओ इनको, सन ऑफ द सॉइल। इसी को नेटिविज्म भी बोला जाता है भाई, नेटिविस्टिक टेंडेंसीज, नेटिविज्म भी जनरेट हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, और एक दो और मैं बता दिया था, क्या? रिलेटिव डिप्राइवेशन क्या होता है? अरे दूसरे ग्रुप से मेरे को ज्यादा डिप्राइव्ड लगे, रिलेटिव डिप्राइवेशन। ये इंडिया में है कि नहीं? जहां डेवलपमेंट नहीं होता है उसको रिलेटिव डिप्राइवेशन हो जाता है। उनको लगता है यार दूसरे को सरकार फेवर कर रही है, हमको नहीं कर रही है, तो रिलेटिव डिप्राइवेशन भी एक फैक्टर हो सकता है। ये एक्स्ट्रा एज का कोई जरूरत नहीं, जितना एज में दे रहा हूं उतने एज से काम हो जाता है, चिंता मत करो। डिस्कस दी सोशियो कल्चरल शिफ्ट्स, कलर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, कलर पे ध्यान देंगे। डिस्कस द सोशियो कल्चरल शिफ्ट्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अच्छा, सोशियो कल्चरल समाज और कल्चर में क्या बदलाव हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण? व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी? वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन कि ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया के सोसाइटी और कल्चर में कुछ बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, पहले सोशियो ले लेते हैं, 4-4 पॉइंट।
समाज में पहले पॉजिटिव चेंज देख लेते हैं। पॉजिटिव चेंज क्या देख लेते हैं समाज में? कुछ कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। पहला, सर्विस सेक्टर आके वुमेन को जॉब दे रहा है। सर्विस सेक्टर वुमेन को जॉब दे रहा है, तो पैट्रियार्की पे अटैक है या नहीं? बिल्कुल है। और बता दो भाई, और क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो समाज में पॉवर्टी पे ये अटैक है या नहीं? बिल्कुल है। पॉवर्टी कम होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। तो ये इसका दूसरा पॉजिटिव है। तीसरा क्या पॉजिटिव है? फैमिली, फैमिली डेमोक्रेटाइज हो रही है। डेमोक्रेटाइज मतलब जैसे न्यूक्लियराइजेशन होता है, तो अब ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड्स में जो न्यू फैमिलीज आ रही हैं, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का से हो रहा है डिसीजन मेकिंग में। तो ये एक पॉजिटिव चेंजेस है फैमिली लेवल पे अगर आप देखोगे तो। दूसरा देखोगे जो पॉजिटिव चेंजेस हुए ग्लोबलाइजेशन के कारण, नया वैल्यूज आ रहा है, यूनिवर्सल वैल्यूज। यूनिवर्सल वैल्यूज, पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं, यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये सब गिर रहे हैं। यूनिवर्सल वैल्यूज बढ़ रहा है, तो इन सब का भी डिक्लाइन हो रहा है इंडियन सोसाइटी में या नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही, सबको हो रहा है। और क्या फायदा है? दूसरा, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ लेबर। ग्लोबलाइजेशन ऑफ लेबर, ग्लोबलाइजेशन ऑफ लेबर मतलब जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए फ्रीडम हो रहा है, ग्लोबली कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, उससे रिसोर्स भी आता है, रेमिटेंस बढ़ता है। रेमिटेंस बढ़ता है भाई, अपने देश को फायदा होता है, और उससे समाज में गरीबी भी हटती है और लोगों का, लेबर का एफिशिएंसी भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये दो चार चीजें, और इसमें जितना बनाओगे उतना बन जाएगा, हर सोशल इंस्टीट्यूशन पे पॉइंट बन जाएगा। अब ये देखो क्या लिखे हैं, एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए हैं, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा बात है। वुमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है, बता चुका हूं। इंप्रूव्ड हेल्थ केयर, हाँ भाई, नहीं, हाँ, न्यू मार्केट आ रहा है, न्यू मार्केट जनरेट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से, बिल्कुल। तो ये फैसिलिटीज लेके आ रहा है, फैसिलिटीज लेके आ रहा है किस किस फील्ड में? एजुकेशन ले लो, हेल्थ ले लो, एम्प्लॉयमेंट ले लो, ठीक है, कोई भी स्किल्स ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। तो ग्लोबलाइजेशन न्यू मार्केट दे रहा है, जो बहुत सारे नए चीजों को फैसिलिटेट कर रहा है इंडियन सोसाइटी में, वो भी अपने लिए पॉजिटिव चेंज है। ठीक है क्या भैया? बिल्कुल। अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है भाई, ऐड कर लो ये पॉइंट भी, जो पॉइंट मैं बताया हूं, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ये क्या लिखे हैं? इनहांस सोशल मोबिलिटी, वही सबको नौकरी मिल रहा है, नौकरी ज्यादा बढ़ रहा है, वुमेन के लिए भी, मेन के लिए भी, इनकम ज्यादा बढ़ रहा है, तो सोशल मोबिलिटी हो रही है। सोशल मोबिलिटी मतलब समाज में ऊपर जाना या नीचे जाना, सोशल मोबिलिटी पॉजिटिव हो रही है इस केस में। सोशल मोबिलिटी, सबका इनकम बढ़ रहा है, सबका क्लास पोजीशन सुधर रहा है, इनकम बढ़ रहा है और क्लास भी सुधर रहा है। तो ये बढ़िया बढ़िया बातें हैं ग्लोबलाइजेशन को लेके, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, ठीक है, लिख लिए। अब अगर मैं कल्चर के फॉर्म में जाऊं, कल्चर के फॉर्म में, तो सबसे पहले बोला ना, कल्चर के फॉर्म में क्या आ रहा है? पॉजिटिव चेंज। कल्चर से पॉजिटिव चेंज क्या क्या आ रहा है भाई? सबसे पहला क्या चीजें आ रही हैं? फ्रीडम, फ्रीडम इन कल्चरल एक्सप्रेशन। कल्चरल एक्सप्रेशन में फ्रीडम आ रहा है, आप अपने हिसाब से अपना कल्चर चुन सकते हो। आपको वेस्टर्न कल्चर अच्छा लग रहा है, आप वेस्टर्न खाने खाओ, वेस्टर्न कपड़े पहनो, वेस्टर्न म्यूजिक सुनो, आपको कोई रोक नहीं रहा है। तो कल्चरल एक्सप्रेशन में चॉइस बढ़ गया है, फ्रीडम बढ़ गया, आप अपने आप को कल्चरली एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? पॉजिटिव चेंज क्या है ग्लोबलाइजेशन कारण? अपने कल्चर को आप एग्जिबिट कर सकते हो, एग्जिबिट भी कर सकते हो, मार्केट भी कर सकते हो। यानी इंडिया के भी अभी आप देख रहे होगे ना, योगा, योगा को हम ग्लोबली पहुंचा पाए, क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हमको वो चांस दिया। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन ये पॉजिटिव चीज दे रहा है कि हम अपने कल्चर को एग्जिबिट कर सकते हैं, एग्जिबिशन। अभी आजकल देखते हो इस्कॉन वाले लोग जितने हैं, हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट, सारे विदेश में घूमते रहते हैं, रील बनाते हैं कि नहीं? रील आता है कि नहीं? तो वो एग्जीबिशन का फ्रीडम कौन दिया है? ग्लोबलाइजेशन दिया है। ग्लोबलाइजेशन
कल्चर को एग्जिबिट करने का एक रास्ता देता है, प्लस कल्चर को आपको एक्सप्रेस करने का रास्ता देता है। तीसरा जो पॉजिटिव चेंज है समाज में, वो प्लूरलिज्म को बढ़ावा देता है। प्लूरलिज्म को बढ़ावा कैसे देता है भाई? प्लूरलिज्म को बढ़ावा ऐसे देता है कि नए नए फेस्टिवल्स, नए नए पैटर्न, नए नए टाइप के लोग आपके देश में आते हैं, आप उनके कल्चर को भी अडॉप्ट करते हो, अपने कल्चर को भी उनको देते हो, आपका देश और डाइवर्स होता है और प्लूरल कल्चर स्टैब्लिश हो जाता है प्रॉपर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिवाली वाली देखे हो, छठ पूजा यूएस में मनते हुए, क्या मतलब हुआ इसका? ग्लोबलाइजेशन कल्चर को भी इसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं, कुछ खास इसमें नहीं है। अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सोशियो कल्चरल शिफ्ट्स। ठीक है, नेगेटिव क्या है? जल्दी आ जाओ। ग्लोबलाइजेशन के कारण समाज पे क्या नेगेटिव चीजें हुई हैं? नेगेटिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन सोसाइटी पे, जल्दी बता दो। नेगेटिव्स ऑफ सोसाइटी पे जल्दी आ जाओ। सबसे पहले अपन ले लेते हैं वुमेन। वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ है। ऑब्जेक्टिफिकेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड कोमोडिफिकेशन। कोमोडिफिकेशन मतलब वुमेन के ब्यूटी को ग्लोबलाइजेशन के बाद एक प्रोडक्ट के टाइप सेल किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने में, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड कोमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, दूसरा जॉब दिया है बट उसके साथ ये समस्या जनरेट हुई है। न्यू टाइप ऑफ न्यू क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं भाई। न्यू क्राइम्स वुमेन के अगेंस्ट, रेशियल माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, एथनिक माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। वुमेन, रेशियल, एथनिक माइनॉरिटीज, इनके अगेंस्ट क्या हो रहा है भाई? अरे साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है? वेरी गुड, हो रहा है, आपको चमक चुका होगा। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का एक और तरीका क्या है कि ग्लोबलाइजेशन में नेगेटिव और क्या होता है? अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली में केयर डिक्लाइन हो रहा है। केयर कैसे डिक्लाइन हो रहा है? केयर इस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है कि जो नया सोसाइटी बन रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण, इसमें फैमिली छोटा हो रहा है, प्लस हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग हो रहा है। तो इस चक्कर में जो ओल्ड एज लोग हैं, बूढ़े लोग, ओल्ड एज पीपल, प्लस जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे फैमिली में, इनको कोई केयर नहीं कर रहा है, तो इनका केयर गिर रहा है। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियसली बुरी बात है। तो ये भी नेगेटिव है ग्लोबलाइजेशन का। वुमेन हो गया, फैमिली हो गया। कास्ट में आ जाओ, कास्ट में आ जाओ। कास्ट को स्ट्रॉन्ग करने में भी ग्लोबलाइजेशन का रोल है। एक तरफ तो मिटा रहा है, एक तरफ बढ़ावा भी दे रहा है। कैसे कैसे कास्ट को बढ़ावा दे रहा है भाई? इंटरनेट आ गया है, अब आप ऑनलाइन कास्ट ग्रुप्स बना के पूरा अपना कास्ट बढ़ावा देते हो। साथ में मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए भी आ गया है शादी.com, देखे हो, पक्का देखे होगे, किताब कम देखते हो बट ये अभी देखे होना चाहिए। मैट्रिमोनियल अलायंसेस, उसमें भी क्या कास्ट जो धीरे धीरे खत्म होता, उसको क्या किया है ये सब इंटरनेट, उसको एक मौका दे रहा है, फिर से पुनर्जन्म टाइप, फिर से मौका दे रहा है अलाइव होने का। क्या ये एक प्रॉब्लम है ग्लोबलाइजेशन का? बिल्कुल है। फिर जो बोलते हैं वैल्यू सिस्टम का वेस्टॉक्सिकेशन हो रहा है। वेस्टॉक्सिकेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे हमको वेस्टर्न कल्चर पिलाया जा रहा है, और वेस्टर्न कल्चर हमारे समाज में कुछ कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स भी लेके आ रहा है, टॉक्सिक, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। जैसे इसमें बोलोगे तो, जैसे आप बोलोगे ओल्ड एज का इंडिया में रेस्पेक्ट था या नहीं, तो वो भी गिर रहा है, ओल्ड एज रेस्पेक्ट। फैमिली वैल्यूज गिर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, फैमिली वैल्यूज भी गिर रहे हैं। ये सब ग्लोबलाइजेशन के देन है अपने समाज को। पोर्नोग्राफी इंक्रीज हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है, ये भी एक दिक्कत है। न्यू काइंड ऑफ वायलेंस, ठीक है, न्यू काइंड ऑफ वायलेंस, यूएस को देख के जो 2-4 साइको किलर सब पैदा हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है, ये न्यू काइंड ऑफ वायलेंस, ये सब कौन है? ग्लोबलाइजेशन की देन है, ये नेगेटिव देन। ठीक है, चलें आगे, बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारा बता चुके हैं ये सब। ठीक है, उसके बाद कल्चर में ग्लोबलाइजेशन क्या नेगेटिव चीजें कर रहा है? कल्चर में भी एक बताया, एक तो बता चुका हूं,
वेस्ट टॉक्सिकेशन, वेस्टर्न वर्ल्ड का कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स हमारे कल्चर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। दूसरा क्या दिक्कत है कल्चर में कि कल्चरल होमोजिनाइजेशन एंड कल्चरल थ्रेट्स आर रियल। छोटे छोटे ग्रुप्स का कल्चर मिटने लगा है, कल्चरल थ्रेट्स जनरेट हो रहे हैं। अब कल्चर के रिएक्शन में, इसके रिएक्शन में जब लोगों को डर लग रहा है कि उनका कल्चर खत्म होने वाला है, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग उस पर रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन कैसे हो रहा है? फंडामेंटलिज्म के थ्रू। फंडामेंटलिज्म, कम्युनल वायलेंस, ये सब ग्लोबलाइजेशन से लिंक्ड है बाबू। समझ नहीं आ रहा है क्या? या समझ आ चुका है? ये आंसर राइटिंग सेशन है, अगर नहीं समझ आ रहा है ग्लोबलाइजेशन जाके सॉरी ढंग से पढ़ो, फिर ग्लोबलाइजेशन आप पढ़े नहीं। ग्लोबलाइजेशन से कल्चर मिटने का डर जनरेट होता है, और जब कल्चर मिटने का डर जनरेट होगा तो समाज का एक सेक्शन ऐसा होगा जो कल्चर को बचाएगा, बचाने के लिए आगे आएगा, और वो रिएक्शन फंडामेंटलिज्म, कम्युनल वायलेंस, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, इस सब को बढ़ावा देता है। तो ये पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। रिलीजियस रिवाइवल, जब ग्लोबलाइजेशन ईरान का हुआ, ईरान जब वेस्टर्नाइज हो रहा था तो वहां रिएक्शन हुआ, ईरानियन रिवॉल्यूशन आया, लोग बोले नहीं बनना है हमको वेस्ट, हमको वापस से पुराना समाज बनाना है। तो उससे समाज में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है। समझ गए बात? समझ गए बाबू बात? समझ ही गए होगे ये मानते हुए मैं अगले क्वेश्चन चलता हूं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैज रीशेप्ड कम्युनल डायनेमिक्स इन इंडिया। एग्जामिन दिस इन्फ्लुएंस एंड सजेस्ट मेजर्स टू इनहांस कम्युनल हार्मनी। ठीक है, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कम्युनल डायनेमिक्स को अफेक्ट कर रहा है, यही सवाल है। तो इसमें कुछ बताने की बात है नहीं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स होती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है भाई? जब आप अपने आइडेंटिटी, पहचान पे राजनीति करते हो, पहचान मतलब जो आप बनाते हो वो पहचान नहीं है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब एस्क्राइब्ड, ठीक है, एस्क्राइब्ड यानी जो आपको जन्म से आपके सर पे चिपका हुआ आपकी पहचान है, वो बात कर रहा हूं मैं। एस्क्राइब्ड आइडेंटिटीज के लिए, ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होने से कम्युनल डायनेमिक्स इंडिया का चेंज हुआ है, नया शेप लिया है। एग्जामिन करना है इसको एंड सजेस्ट मेजर्स टू इनहांस कम्युनल हार्मनी। तो पहले पार्ट पे चलते हैं, पहले पार्ट पे चल देते हैं। क्या है भाई? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कम्युनल हार्मनी को कैसे अफेक्ट करता है यही बताना है। तो क्या इससे समाज में सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है? बिल्कुल जनरेट होता है। किसमें? इंटरकास्ट देख लो वर्सेस इंटरकास्ट देख लो, इंटर रिलीजन देख लो, एग्जाम्पल भरे पड़े है कि नहीं? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है कि नहीं? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से हेट्रेड, एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स होती है कि नहीं? अरे अगर मैं एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए राजनीति कर रहा हूं तो मैं बाकी लोगों को ना टिकट दूंगा, ना एमपी बनने दूंगा, उनको बाहर रखूंगा, ना उनके लिए पॉलिसीज बनाऊंगा। तो क्या ये एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स जनरेट करता है? यस, एक्सक्लूड करता है कुछ लोगों को, सबको इंक्लूड नहीं करता। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की जगह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या करता है? एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और क्या करता है? हर्ट्स व्हाट? किसको हर्ट करता है? डेवलपमेंटल एंड आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। अगर आप आइडेंटिटी, पहचान के नाम पे राजनीति करते हो तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल राजनीति कि क्या बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्कूल का क्या हुआ, अस्पताल का क्या हुआ, स्कीम्स का क्या हुआ, ये बैकफुट पे चला जाता है, पीछे का सीट ले लेता है, कोई इसके बारे में ध्यान नहीं देता है। मेजर फोकस हमेशा किस पे हो जाता है भाई? आइडेंटिटी पे, जबकि ध्यान डेवलपमेंटल इश्यूज पे और आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे भी होनी चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंटल इश्यूज को हर्ट करता है और इससे डिले करता है डेवलपमेंट। डिलेज डेवलपमेंट जो और कम्युनलिज्म को पैदा करता है। कैसे भाई? कैसे? अरे कम्युनलिज्म को प्रमोट करने के लिए राजनीति तो चाहिए,
लेकिन साथ में लोग भी तो चाहिए जो झंडा उठा के बात माने। यानी अनएम्प्लॉयमेंट होना बहुत जरूरी है कम्युनल पॉलिटिक्स या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के सक्सेसफुल होने के लिए। कार्यकर्ता भी तो चाहिए भाई, तो उसको क्या बोलते हैं। अब जब आप डेवलपमेंटल राजनीति नहीं करोगे, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये लोग पीछे ही रहेंगे, पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, प्लस वो भी नहीं होंगे, क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयड भी नहीं होंगे, तो उनके पास पूरा फ्री टाइम है क्या, समाज में हर टाइप की बकैती करने का, है कि नहीं। बिल्कुल। और अब इसमें देख लो, ये बोल रहे हैं पोलराइजेशन, यानी पोलराइजेशन मतलब क्या होता है भाई, कि सारे ग्रुप्स अपने अपने कम्युनिटी में ही रहे, दूसरे कम्युनिटी से ना जुड़े। समाज एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है जिसमें सब मिलके रह रहे हैं, तो ऐसा समाज नहीं बनता है, ऐसा बनता है, सब अलग अलग हो जाते हैं, पोलराइज, सारे ग्रुप्स एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट तो जनरेट होता ही है, बता चुका हूं। कास्ट को बढ़ावा मिलता है, हाँ ये कास्ट स्ट्रॉन्गर, रिलीजन स्ट्रॉन्गर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सबको इंपॉर्टेंट बताता है, और इससे मॉडर्नाइजेशन स्लो होता है। मॉडर्नाइजेशन मतलब जो चेंज है सोसाइटी में रैशनैलिटी की तरफ, वो भी स्लो हो जाता है अगर आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करोगे। सब लोग इसी में इंटरेस्टेड रहते हैं, कास्ट रिलीजन तामझाम में। यहाँ वायलेंस बताया है, कॉन्फ्लिक्ट बताया है, सेम ही बात है, उसको पॉइंट बस बना दिए हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं, सब देख लेना, कुछ है नहीं, इतना ही है। अब मेजर्स टू इनहैंस कम्युनल हार्मनी इन इंडिया, कम्युनल हार्मनी बनाना है तो क्या क्या होगा। सबसे पहले रोल मॉडलिंग, रोल मॉडलिंग, अच्छे अच्छे जो लोग हों अलग अलग कम्युनिटी के जो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं उनको हाईलाइट करो। दूसरा चीज क्या कराओ, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स ले आओ, वो भी जरूरी है, ताकि सब एक दूसरे के कल्चर को जाने, घबराए नहीं, ठीक है, घबराने की जरूरत ना पड़े, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कम्युनल हार्मनी। उसके बाद जो ये लिखे हैं ये एकदम सही लिखे हैं, इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिव गवर्नेंस, सरकार सबके लिए काम करे। सरकार अगर एक ग्रुप के लिए काम करेगी तो लोग सोचेंगे अपीसमेंट हो रहा है, फिर और कम्युनिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए सरकार का काम है कि जितने भी सिटीजन हैं सबको इक्वली फोकस में रखते हुए गवर्नेंस किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की जाए, ताकि किसी में रिलेटिव डिप्राइवेशन ना आए, छूटे हुए का भाव ना आए। जो लोग को लगता है कि सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है, वो फिर दूसरे कम्युनिटीज के खिलाफ हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव गवर्नेंस होना चाहिए, प्रॉपर रोल मॉडलिंग होनी चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलने चाहिए, ठीक है। और कम्युनल हार्मनी बनाने के लिए सारे कम्युनिटीज का डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए किस पे फोकस होना चाहिए, एजुकेशन डेफिसिट मिटाओ। अगर किसी ग्रुप किसी कम्युनिटी में एजुकेशन की कमी है तो उसको खत्म करो, एजुकेशन डेफिसिट कम करो, हेल्थ इंडिकेटर सबके सुधारो, सारा लिख देना इसमें। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो सबके लिए, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। जितनी भी लड़ाई होती है नौकरी के लिए, रिजर्वेशन के लिए, वो इसलिए भी होती है क्योंकि इंडिया में इनफ नौकरी नहीं है। अगर इनफ नौकरी होता तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि किसको क्या मिल रहा है, रिजर्वेशन हो रहा है या नहीं। जितना कम नौकरी जनरेट होगा उतना छोटा केक होगा, और केक के लिए सब लड़ेंगे। बड़ा केक लाओ, उसमें से रिजर्वेशन भी रहेगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। जो समाज में एंटी रिजर्वेशन है उनके पीछे भी एक फैक्टर है कि इंडिया में इनफ जॉब्स नहीं है। अगर जॉब होगा तो उनको भी उतना लोड नहीं होगा, रिजर्वेशन होगा वो अपनी जगह है, बट जॉब जनरेट करने से जो लोग एंटी रिजर्वेशन हो रहे हैं उनके ग्रीवेंसेस भी खत्म किए जा सकते हैं। तो जॉब आपको हर कम्युनिटी के लिए बनाने की जरूरत है, ठीक है। चलें आगे, बढ़ लो आगे भाई, समय की है बहुत कमी। चलो, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन प्रमोट रीजनलिज्म, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। क्रिटिकली एसेस द रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन प्रमोटिंग। देखो, क्रिटिकली एसेस कर दिया, यानी हमको दोनों लेना है। पहले में क्या बताना है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ही रीजनलिज्म फैलाती है। पहला पार्ट ये हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या होगा, देयर कैन बी अदर फैक्टर्स फॉर रीजनलिज्म,
तो पहला क्या बताना है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अभी रीजनलिज्म पे एक सवाल आ चुका था, तो ज्यादा टाइम नहीं देना है, टाइम पास नहीं करना है, जल्दी से पकड़ते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्या है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी रीजनलिज्म को बढ़ावा देती है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कैसे? पहला, पावर कैप्चर करने के लिए। ठीक है, दूसरा, सेपरेट स्टेट डिमांड। ये भी पार्टी सबका ही काम है कि अलग राज्य बनाओ, खुद चीफ मिनिस्टर बनना रहेगा। ठीक है, बोलेंगे हमको नया राज्य दो, नया राज्य दो, रीजनलिज्म फैला देंगे और बाद में नया राज्य बनते ही खुद चीफ मिनिस्टर बन के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो मुद्दा क्या था? मुद्दा पावर कैप्चर करना था। सेपरेट स्टेट इसलिए मांगा जाता है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कई बार इश्यूज को उठाती है, रीजनल इश्यूज को रेज तो करती है, बट इसके साथ उनके अपने हिडन मोटिव्स भी होते हैं। ठीक है, हिडन मोटिव्स, किसी और बात से किसी पार्टी गुस्सा है तो रीजनल मुद्दा उठा के उनको पकड़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के रीजनल पार्टीज माहौल बनाती है या नहीं बनाती है, प्लस रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअल में हाईलाइट भी करती है। सारा नेगेटिव बात नहीं करना है पार्टी के बारे में, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो पॉलिटिकल पार्टी होनी नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये क्या कुछ पॉजिटिव नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हाईलाइट करते हैं लोकल इश्यूज को, हाईलाइट करते हैं लोकल इश्यूज को। डेवलपमेंटल गैप के बारे में, डेवलपमेंटल गैप के बारे में नेशनल लेवल पे कॉन्शियसनेस बनाते हैं, सबको बताते हैं देखो हमारा रीजन पिछड़ा हुआ है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है देश, ताकि इस पे कुछ काम हो सके। तो ऐसा नहीं है कि इस पार्टी का कोई पॉजिटिव रोल नहीं है, बट इसके कारण भी ठीक है, क्या होता है भाई? इसके कारण भी रीजनलिज्म फैलता है। प्लस रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कई बार क्या करती है? सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट चलवाती है जानबूझ के, ताकि फायदा हो। ठीक है, अरे जब खुद चुनाव में नहीं जीत रहे हो तो क्या करो? महाराष्ट्र में बिहारियों को मार के भगाओ, ताकि जो कंजर्वेटिव लोग हैं, नवनिर्माण सेना वाले, वो आपको सपोर्ट कर देंगे। ये हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। दूसरा बताओ, दूसरा बता दो। अरे अभी हो रहा है कन्नडिगा रिजर्वेशन, सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट। पावर में आने के लिए लोकल आदमी को रिजर्वेशन का क्या करो? केक दिखाओ कि आओ रिजर्वेशन देंगे, हमको वोट दे दो। ठीक है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज ये सब काम नहीं करती है? बिल्कुल करती है। अभी हरियाणा में की है, कर्नाटक में की है, महाराष्ट्र में कर रही है। तो सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का देन है। बट क्या अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो रीजनलिज्म को बढ़ावा देते हैं? यस, केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाती है। रीजनलिज्म के कुछ और कारण हो सकते हैं जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस पे। पहला, हिस्टोरिकल। इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हिस्ट्री से ही आपके बीच रीजनल कॉन्फ्लिक्ट या रीजनल टेंशंस जनरेटेड हो सकता है। ओडिशा बंगाल का एक एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे हैं। और क्या हो सकता है भाई? एथनिक फैक्टर्स। एथनिक फैक्टर्स मतलब कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस, अगर आप नॉर्थ ईस्ट देखोगे, वहां के ट्राइब्स में जो अभी इशू है, मणिपुर में 2 ट्राइब्स में इशू है, वो एथनिक डिफरेंस है। बाद में उसके पीछे पॉलिटिक्स होगा, बट एथनिक फैक्टर्स भी वहां इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा, रिलेटिव डिप्राइवेशन। राजनीति नहीं हो रही है, फिर भी अगर आप, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट अगर एक रीजन का डेवलपमेंट दूसरे रीजन से कम हो रहा है, क्या वहां राजनीति नहीं होगी? महाराष्ट्र में देखे होंगे, महाराष्ट्र में भी चल रहा है मराठवाड़ा और विदर्भा का मुद्दा। आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिन हो गए अब तो। ठीक है, ये मुद्दा है। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखोगे तो जो तेलंगाना का मुद्दा था वो बहुत हिस्टोरिकल है। क्यों था तेलंगाना का मुद्दा? वहां पे डेवलपमेंट की कमी थी बाकी साइड से। अगर आप सेम बिहार का केस देखोगे, बिहार का केस देखोगे तो उसमें जो झारखंड मूवमेंट था, झारखंड मूवमेंट भी इन्हीं फैक्टर्स के कारण था। रिलेटिव डिप्राइवेशन, कि हम रिलेटिवली पीछे हैं भाई, तो इसलिए रीजनलिज्म बनने का और भी कारण हो सकता है। प्लस अरे आजकल जो चल रहा है रिवर वाटर डिस्प्यूट, क्या इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी है? नहीं, एक्चुअल में रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं। इंडिया में अब वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री बन रहा है। इंडिया में पानी बहुत सफिशिएंट नहीं है, लोग बहुत ज्यादा हैं, तो पानी को लेकर नेचुरली कि हमको ज्यादा पानी चाहिए, हमको ज्यादा पानी चाहिए, ये होगा। तो रीजनलिज्म पॉलिटिकल पार्टी डेफिनेटली बढ़ाती है, बट देयर कैन ऑल्सो बी अदर फैक्टर्स जो रीजनलिज्म बढ़ाते हैं। इस आंसर में अपने को वो दोनों चीजें हाईलाइट करनी थी। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये रीजनलिज्म डिस्कस कर चुके हैं, टाइम पास करने का टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत जल्दी, बहुत तेज, सबसे तेज। ठीक है, चलें।
ये देखो 2 कौड़ी का क्वेश्चन आ गया है, 2 कौड़ी का हलवा क्वेश्चन। देखो क्या है, एग्जामिन द रोल ऑफ सोशल इंपावरमेंट स्कीम इन अपलिफ्टिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन इंडिया। ओ माय गॉड, फर्दर इन स्कीम्स को कैसे सुधारा जा सकता है। 2 कौड़ी का सवाल है, इसको कोई इज्जत नहीं देना है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है, 2 मिनट मुरा देना है। सोशल इंपावरमेंट स्कीम कैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को हेल्प करता है। हाँ भाई, सोशल इंपावरमेंट स्कीम, सोशल इंपावरमेंट स्कीम मार्जिनलाइज सेगमेंट को कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले डेवलपमेंटल सपोर्ट देता है, डेवलपमेंटल सपोर्ट देता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइव्स फॉर इक्विटी, स्ट्राइव्स फॉर इक्विटी, सबको समाज में बराबरी का स्थान देने के लिए ये हेल्प करता है। तीसरा क्या करता है, प्रोवाइड्स नेसेसरी मीन्स, नेसेसरी मीन्स टू लिव लाइफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो एनएफएसए है, वो खाना देता है, कोई पेंशन दे रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट स्कीम अपन चला रहे हैं, बहुत सारे स्कीम्स चला रहे हैं ना, तो वो क्या नेसेसरी मीन देता है जिससे आदमी एक अच्छा डिग्निफाइड जिंदगी जी सके। हालांकि वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इसमें प्रॉब्लम्स हैं, बट हम यही कर रहे हैं। तो सोशल इंपावरमेंट स्कीम्स जो हैं, प्लस अगर देखोगे एम्प्लॉयमेंट की कमी है इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट की कमी है कि नहीं, तो उस केस में वेलफेयर स्टेट का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेलफेयर स्टेट का सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट सबको नहीं मिल पा रहा है, उस केस में सोशल इंपावरमेंट स्कीम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए हेल्प करता है। प्लस सोशल इंपावरमेंट स्कीम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोल रहा हूं बबुआ, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कि जो समाज में नीचे हैं, दबे कुचले, जैसे वुमेन देख लो आप, SC ST देख लो, ओबीसी देख लो, माइनॉरिटीज देख लो, ट्राइब्स देख लो, सरकार बहुत सारे स्कीम्स चलाती है इनके लिए। क्यों? क्योंकि ये समाज में बाकी लोगों से एवरेजली नीचे रह गए हैं, तो इनके लिए क्या करते हैं, इनके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, स्पेशल स्कीम्स बनाई जाती है कि भाई ये करके इनको हेल्प करो, ठीक है। प्लस सोशल इंपावरमेंट स्कीम और क्या करता है, कैपेबिलिटी जनरेट करता है, कैपेबिलिटी जनरेट करता है। कैसे भाई, देखो बेसिक चीजें देता है कि नहीं, फूड एंड न्यूट्रिशन, वेरी गुड, देता है। हेल्थ एंड एजुकेशन देता है भाई, देता है, हेल्थ एंड एजुकेशन भी देता है। और क्या करता है, फूड न्यूट्रिशन देता है, हेल्थ एजुकेशन देता है, स्किलिंग देता है, प्रिपेयर करता है, आपको प्रिपेयर करता है, कैपेबिलिटी देता है कि आप अपनी जिंदगी सुधार सकते हो पहले से। तो इन तरीकों से सोशल इंपावरमेंट स्कीम मार्जिनलाइज सेक्शंस को इंडिया में हेल्प करता है। इसका इफेक्टिवनेस बढ़ाने का क्या तरीका है, अभी तक जितने भी अपन स्कीम चलाई है सरकार, कोई भी स्कीम पूरे तरीके से ढंग से नहीं चल पाती, सब में कुछ ना कुछ लफड़ा रहता है। कौन करता है वो लफड़ा, हाउ टू इंप्रूव इंप्लीमेंटेशन को सुधारना है अगर स्कीम्स का, तो क्या क्या करना पड़ेगा भाई, स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन को। तो सबसे पहले रिमूव इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स, दोनों। इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर समझते हो, नहीं समझते हो तो बता दे रहा हूं। मान लो सरकार एक स्कीम चलाती है और वो चलाती है कुछ, मान लो वुमेन के लिए चलाई, बट अगर सारे वुमेन का डेटा ही गवर्नमेंट के पास नहीं है, सरकार अगर अपने स्कीम में सारे वुमेन को इंक्लूड नहीं कर पा रही है, यानी वुमेन एक्सक्लूडेड है, तो इसको एक्सक्लूजनरी एरर बोलते हैं। इंक्लूजनरी एरर किसको बोलते हैं, जिसको स्कीम नहीं देना था वो भी स्कीम में छिप के या दिमाग लगा के जबरदस्ती लाल कार्ड पीला कार्ड बनवा के घुस गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूजनरी एरर। तो अगर इनको हटाओगे तो क्या ये बेटर टारगेटिंग हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, बेटर टारगेटिंग। इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं अपन, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो इसके लिए बेस पे क्या तैयार करना पड़ेगा, डेटा मैनेजमेंट गवर्नमेंट का बेटर होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा चाहिए जिससे आप सबको आइडेंटिफाई कर पाओ। DBT बता दिया, टेक्नोलॉजी यहां हेल्प कर सकता है। टेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे तो अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा है, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन PDS में यूज किया जा रहा है। उससे क्या होता है, लीकेज रुकती है, ठीक है।
तो ये सब देख लोगे कि आप टेक्नोलॉजी कैन बी अ बिग फैसिलिटेटर, हाउ टू इंप्रूव इंप्लीमेंटेशन। लेकिन जो सबसे बड़ा रोरा है वो है जो आप बनना चाहते हो, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इस देश की बहुत ही इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंट, सेल्फ सीकिंग है, सेल्फ सीकिंग, सेल्फ सीकिंग, करप्ट भी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बोल रही है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की भी जरूरत है कि ढंग के लोग आ पाए, सिस्टम को भी अच्छा किया जा सके। और इसी के कारण साथ में मैं बोल दूंगा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। जितने एंटी करप्शन वाली एजेंसीज हैं, सीवीसी हो गई, सीबीआई हो गई, जिनका भी काम है, ईडी हो गई, इन सब में भी रिफॉर्म की जरूरत है ताकि आप बेटर तरीके से मॉनिटर कर पाओ कि चीजें सही से चल रही हैं या नहीं। विजिलेंस को पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। इन तरीकों से आप स्कीम्स को क्या कर सकते हो और इफेक्टिव बना सकते हो। टेक्नोलॉजी बता दिया, डीबीटी बता दिया, सारा कर दिया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर कर दिया। डेटा, डेटा वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आप बेटर टारगेट कर सकते हो स्कीम्स को। चलो भाई अगला क्वेश्चन, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। ओके, what government initiatives support women entrepreneurs, how their effectiveness can be enhanced in addressing these challenges। ठीक है भाई, सिंपल सा है। क्या क्या चैलेंजेस वुमेन एज अ एंटरप्रेन्योर इंडिया में फेस करती है, यानी वुमेन जिनको धंधा करना है, बिजनेस करना है, ठीक है, बिजनेस बनाना है, स्टार्टअप बनाना है, कोई भी, या स्मॉल स्केल पे आप जाओ, एकदम छोटे छोटे बिजनेस, छोटे छोटे धंधे, मान लो कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, या फिर नॉर्मल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले एकदम छोटे छोटे बिजनेसेस, उसको भी करने में वुमेन को बहुत प्रॉब्लम आता है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर है भाई? एक तो सबसे पहले सिंपल सा पेट्रियार्की, मेल अथॉरिटी है, वुमेन के पास फ्रीडम नहीं है कि आप अपने हिसाब से सारे डिसीजंस ले पाओ लाइफ में क्या करना है, तो फिर बिजनेस खुद से कैसे कर लोगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनने में क्या प्रॉब्लम है? लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इंडिकेटर्स में वुमेन पीछे हैं, एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स में वुमेन पीछे हैं। तो इससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट कम होने से इनकम कम होता है, इनकम कम होता है तो आप इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते हो ज्यादा। उसके बाद जो स्टेम फील्ड है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसमें वुमेन पीछे हैं, वो भी समस्या जनरेट करता है। दूसरा, प्रॉपर्टी ओनरशिप वुमेन के नाम पे नहीं है। इंडिया में ज्यादातर प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? मेन के नाम पे है। तो जब खुद के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस की कमी होगी तो बिजनेस करने में समस्या होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? बिल्कुल। और जब प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं होगा तो आपको लोन कौन देगा भैया? लोन कौन देगा? लोन भी कोई नहीं देगा। तो लोन नहीं देगा तो भी आप बिजनेस नहीं चला सकते हो। ठीक है, ये सारे मेजर फैक्टर्स हैं वुमेन को प्रॉपर खुद से बिजनेस स्टैब्लिश करने में। और पॉइंट्स निकालोगे तो और पॉइंट्स निकल जाएंगे। इसमें तो इतना जनरल क्वेश्चन है, जो मन करेगा वो लिख दो, सब सही है, कॉमन सेंस लगा के। एक्सेस टू फाइनेंस, बिल्कुल सही, फाइनेंस की कमी है, बताया, क्रेडिट नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, लो भाई जनरल बातें, बकवास। आगे आते हैं, लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन स्टेम फील्ड, बिल्कुल सही। हाँ, ये लिख लो, डुअल बर्डन है वुमेन पे, वुमेन पे ऑलरेडी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, वुमेन पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो इससे क्या होता है भाई? इससे टाइम नहीं निकल पाता, टाइम फॉर क्या? बिजनेस नहीं निकल पाएगा, फैमिली जिम्मेदारियों में उलझे रह जाएंगी लड़कियां। ठीक है, और एक्सेस टू मार्केट, सब बकवास है। ठीक है, सारा पॉइंट बता दिया हूं भाई, वही लिखना है, जो मन करे लिख लेना, बहुत सारा है। अब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि वुमेन के एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके। एक स्टैंड अप इंडिया लिखा हुआ है, इसमें स्टार्टअप इंडिया के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम चलाया गया था, स्टैंड अप इंडिया। इसमें वुमेन और SC ST लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन्स मिल जाएंगे। मुद्रा स्कीम पता ही है, मुद्रा में लोन मिल रहा है तो उसमें वुमेन को भी दिया जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर साथ में देखोगे तो एक MSME का PM का 12 पॉइंट था, ठीक है, इसमें वुमेन MSMEs को बढ़ावा देना था, वुमेन
MSMEs को बढ़ावा देना था। दूसरा जो सरकार की है वो SHG मूवमेंट की है। SHG मूवमेंट अगर जानोगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनसे भी बिजनेस जनरेट हो सकता है। इसमें नाबार्ड का एक स्कीम है, नाबार्ड क्या बोलते हैं उसको, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। हाँ, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्रेडिट दिया जाएगा कि आप अगर कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको सपोर्ट करेगी बैंक, और उस बैंक को रीफाइनेंस कर देगी नाबार्ड। जो बैंक भी ये काम करेगी उसको रीफाइनेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम सरकार चलाई है। ठीक है, बाकी देख लो और है, वैसे तो स्कीम सारा भरा पड़ा है, देख लेना। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। आंसर लिखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, आराम से सवाल को समझा करो। बहुत लोग आपको बोलेंगे आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस। मैं बोलता हूं रीडिंग प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप पढ़ो, पेजेस पढ़ो, बुक्स के पढ़ो, खुद से पढ़ो। खाली वीडियो देखोगे कुछ नहीं होगा जिंदगी में। रीजन क्या है, क्योंकि बुक पढ़ने से आपको खुद इंटरप्रेट करना आएगा। नहीं पढ़ोगे खुद से ना, तो जब एग्जाम देने जाओगे यहां 15 सेकेंड मिलेगा, 15 सेकेंड, मिनट नहीं। इस सेंटेंस को पढ़ो, इसका मतलब समझो, और एग्जैक्टली एक बार में समझ के उसका आंसर लिख दो। तो खुद से जब आप पढ़ते हो, क्लास करो, वीडियो देखो, जरूरी है, यू नीड कि आप किसी से सीखो, बट इसी के भरोसे मत बैठो, बुक भी पढ़ो। क्योंकि उससे क्या फायदा होता है कि आपका रीडिंग एबिलिटी बनता है। रीडिंग एबिलिटी से आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनेगा, आप बाकियों से ज्यादा अच्छा सोच सकते हो। लेकिन जो दूसरा फायदा होगा वो ये होगा कि आप चीजों को पढ़ते ही इंस्टेंट समझोगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग एग्जाम देने, मेंस देने जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या पूछा, कुछ उल्टा पुल्टा लिख के आ जाते हैं। मेरे साथ भी ये समस्या हुआ था 1-2 साल, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि रीडिंग इज द फर्स्ट स्किल, उसके बाद कुछ आता है। तो खुद से चीजें पढ़ो। ठीक है, पढ़ने से आपका रीडिंग एबिलिटी सुधरेगा, और उसके साथ आंसर राइटिंग भी करना है। बट पहली चीज रीडिंग है, फिर राइटिंग। ठीक है, चलिए, थैंक यू। होपफुली आपको चीजें पसंद आई होंगी। आप सारे आंसर्स देख लीजिए, कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है नितिन गौतम के नाम से, आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, PW ओनली IAS का नितिन गौतम करके ग्रुप होगा, आपको ज्वाइन करना है करिए। आपको कोई डाउट्स होगा तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, या कमेंट में भी आप कमेंट करिएगा तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, चलिए, थैंक यू।